नमस्कार। गोवा में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टूट गई है। पिछली विधानसभा में कांग्रेस के जीते हुए 15 में से 10 विधायक बीजेपी में चले गए थे। इस बार जो चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजे मार्च में आए, उसमें कांग्रेस के 11 विधायक जीते थे। उनमें से 8 विधायकों ने पाला बदल लिया है और अब वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यह कोई अप्रत्याशित घटनाक्रम नहीं था, यह होना था, इसका इंतजार हो रहा था, इसकी टाइमिंग का इंतजार हो रहा था। जुलाई में यह घटना होते होते रह गई थी। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा भेजा था और उन्होंने जैसे तैसे 5 विधायकों को ले जाकर के चेन्नई रख दिया था। इसकी वजह से 8 विधायकों का जो 2/3 का आंकड़ा बनता था वो पूरा नहीं हो सका और कांग्रेस पार्टी टूटने से बच गई थी। लेकिन उसी समय यह हो गया था कि अब कांग्रेस टूटेगी, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो वो घटनाक्रम अब हो गया। कांग्रेस के 8 विधायक टूट करके बीजेपी में चले गए हैं। इसमें माइकल लोबो भी हैं, जो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए थे, और दिगंबर कामत भी हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो ये जो घटनाक्रम गोवा का हुआ है, इसकी टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। किस बात को ध्यान में रख करके इस घटनाक्रम को वहां अंजाम दिया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस घटनाक्रम से जो 3-4 बड़े सवाल पैदा हुए हैं, उन सवालों के बारे में जानें। हालांकि उन सवालों पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं देश के कई राज्यों में अलग अलग समय में हुई हैं और हर बार हर घटना में लाभार्थी जो है, बेनिफिशियरी जो है, वो बीजेपी रही है। तो इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं, जिनसे हर बार ये सवाल उठते हैं, उन सवालों पर चर्चा होती है। उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा आज के वीडियो का जो विषय है वो ये है कि इस घटनाक्रम से क्या मकसद पूरा करना चाहती है बीजेपी, और इस एक तीर से किस तरह के 3 शिकार बीजेपी कर रही है या करने की कोशिश कर रही है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये कि इससे जो बड़े सवाल पैदा हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल है वो राजनीतिक नैतिकता का सवाल है। एक पार्टी के तौर पर बीजेपी के लिए भी, और एक विधायक या एक नेता के तौर पर, व्यक्ति के तौर पर उन 8 लोगों के लिए भी जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं। एक सवाल लोकतंत्र को लेकर के भी है। भारत के लोकतंत्र के सामने किस तरह की नई चुनौती पैदा हो रही है, ये एक नई तरह की चुनौती है, वो भी एक बड़ा सवाल है। ये जो 11 विधायक जीते हैं, इन सबको शपथ दिलाई गई थी, इन लोगों ने शपथ ली थी कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन मार्च में नतीजे आए और सितंबर में ये तमाम विधायक बीजेपी के साथ जाकर के बैठे हुए हैं। तो व्यक्तिगत रूप से किसी नेता के लिए इससे क्या मैसेज जाएगा? आम आदमी जो नागरिक है, मतदाता है, वो क्या सोचेगा इन नेताओं के प्रति? जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से शपथ ली थी कि पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हालांकि वैसे किसी शपथ की जरूरत नहीं होनी चाहिए है। जब आप एक पार्टी के टिकट से चुनाव जीतते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि आप उसी पार्टी के साथ रहेंगे। इसके बावजूद आपने शपथ ली थी कि आप किसी लालच में नहीं आएंगे, किसी प्रलोभन में आप कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और 6 महीने भी नहीं हुए पार्टी छोड़ करके चले गए ये लोग। तो ये एक बड़ा नैतिकता का सवाल है, जो व्यक्तिगत नैतिकता का सवाल है। एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए है, जो क्लेम करती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कांग्रेस मुक्त भारत का ऐलान किया है, तो क्या बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत इसी तरह से बनाएगी कि वो बीजेपी को कांग्रेस युक्त कर देगी और इससे कांग्रेस मुक्त हो जाएगा देश? कांग्रेस के तमाम नेताओं को, विधायकों को अगर बीजेपी अपनी पार्टी में भर्ती कर लेगी, तो क्या इससे देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? इससे कांग्रेस की संस्कृति खत्म हो जाएगी, या वैसी ही एक दूसरी संस्कृति ज्यादा मजबूती से भारत की राजनीति में स्थापित होगी? इन विधायकों को किसी न किसी प्रलोभन में, ये विधायक कहीं किसी भी प्रदेश के विधायक हों, अगर वो टूट करके सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके पीछे किसी न किसी तरह का प्रलोभन होता है, चाहे पैसे का हो, पद का हो, राजनीतिक पुनर्वास का हो, राजनीतिक पूंजी बढ़ाने के लिए हो, जो कुछ भी हो, वो किसी न किसी तरह का प्रलोभन होता है। तो वो प्रलोभन की जो राजनीति देश में स्थापित हो रही है, वो एक बड़ा खतरा है भारत के लोकतंत्र के लिए। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है। तो क्या इस तरह की घटनाओं से देश में लोकतंत्र मजबूत होगा? ये डेमोक्रेसी इस तरह से मजबूत होगी? क्या यह मान लिया जाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में उसकी सरकार नहीं बनती है, पूरा हर राज्य में डबल इंजन की सरकार नहीं होती है, तो देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा? और गोवा में तो पहले से बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद उसको क्या जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल किया जाए? यह काम बीजेपी ने गुजरात में भी किया है, जहां उसकी सरकार थी, उसका पूर्ण बहुमत था। इसके बावजूद वहां कांग्रेस के 11 विधायकों को, माफ कीजिएगा 13 विधायकों को तोड़ा गया था
पिछले चुनाव में 99 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 77 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास 63 विधायक हैं, उसके 13 विधायक पाला बदल करके बीजेपी के साथ चले गए हैं और बीजेपी की संख्या 99 से बढ़ के 114 के करीब हो गई है। इसी तरह से कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में भी बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ा, लेकिन वहां अपनी सरकार बनाई। झारखंड में या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस टूटी और कांग्रेस विधायकों के दम पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो ऐसा कई राज्यों में हुआ है जहां बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ी, कई जगह अपनी सरकार बनाई, कई जगह वो सरकार में थी, इसके बावजूद बीजेपी उसने कांग्रेस को तोड़ा। तो ये इससे लोकतंत्र को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो कोई भी पार्टी अगर जो सत्ता में है, जिसके पास सारे संसाधन हैं, सारी एजेंसियां हैं, सारी ताकत है, वो जो दूसरी कमजोर पार्टी है जो विपक्ष में है उसको तोड़ देगी, उसको खत्म कर देगी। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। तो गोवा के घटनाक्रम से ये बड़े सवाल हैं, इन पर पहले भी चर्चा हुई है, आगे भी चर्चा होती रहेगी। आज का जो विषय है वो ये है कि इस समय जो गोवा में इस घटना को अंजाम दिया गया है, कांग्रेस पार्टी को तोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया, उसका क्या मकसद है और उससे भाजपा को क्या फायदा हो सकता है, उससे क्या मकसद पूरा होगा बीजेपी का। अभी के राजनीतिक घटनाओं को अगर आप देखें, देश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आप नजर डालें तो इसके 3 स्पष्ट मकसद दिखाई दे रहे हैं। पहला मकसद, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको डैमेज करना है, उससे जो माहौल बनाना है, उस बन रहा है उस माहौल को बिगाड़ना है, डिफ्यूज करना है। कांग्रेस के लिए जो मोमेंटम बन रहा है उस मोमेंटम को डिफ्यूज करना है। एक तरफ तो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, उस यात्रा से राहुल गांधी की छवि सुधर रही है और कांग्रेस को ताकत मिल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है, पार्टी एकजुट होगी, इस तरह की बातें हैं और यह संभव भी है कि ऐसा हो। लेकिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते की यात्रा के बीच ही उससे जो मोमेंटम बना है, गोवा की एक घटना ने उसको डिफ्यूज करने में बड़ा रोल होगा उसका। अगर पूरी तरह से नहीं हो तब भी मोमेंटम बिगड़ेगा कांग्रेस का कि उसके 8 विधायक टूट करके चले गए। ये जो अभी मीडिया में भी जो माहौल है या सोशल मीडिया में माहौल है, जो कांग्रेस के वर्कर्स को एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा था, उसका नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों उसकी लीडरशिप इतनी कमजोर है कि वो अपने विधायकों को एक साथ नहीं रख पा रही है। दूसरा निशाना गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव है, खासतौर से गुजरात में कांग्रेस पार्टी पिछली बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ी थी, उसको 42% के करीब वोट मिला था और उसके 77 विधायक जीते थे। ये कई चुनावों के बाद पहला मौका था जब बीजेपी 100 के नीचे रुक गई थी, उसके 99 विधायक जीते थे। हालांकि बाद में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके और उपचुनाव में वो लोग लड़े, बीजेपी से जीते, लेकिन वो अलग बात है। जो आम चुनाव हुआ था गुजरात विधानसभा का 2018 का, उसमें 17 का, उसमें बीजेपी 99 पर रुक गई थी। तो एक तो गुजरात, और अभी गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक ग्राउंड मिल रहा है गुजरात में पॉलिटिक्स करने का। उसका एक कारण तो कांग्रेस की अपनी कमजोरी है, उसके लीडरशिप की कमजोरी है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरी तरह से गुजरात को छोड़ा हुआ है। इसकी वजह से वहां आम आदमी पार्टी की थोड़ी बढ़त हुई है, उसको ग्राउंड पर उसको जगह मिली है, जिसकी वजह से मीडिया का कवरेज है। और अरविंद केजरीवाल के अपने थिएट्रिकल्स हैं जिनकी वजह से उनको वो जो अपने ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं और उससे मीडिया में जो खबरें बनती हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी भी लड़ाई में आ रही है। ऐसे समय में अगर कांग्रेस कमजोर होती है गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के 2 महीने पहले, तो कांग्रेस के कमजोर होने का एक फायदा तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी इसको इनकैश करेगी, वो एक मैसेज बनवाएगी कि कांग्रेस खत्म हो गई। अभी गुजरात के दौरे में अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही, पत्रकारों ने जब उनसे कांग्रेस के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। सोचे, अभी भी कांग्रेस पार्टी के 63 विधायक हैं गोवा में, माफ कीजिएगा गुजरात में 63 विधायक हैं और आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने यह कही, उनका आत्मविश्वास देखिए कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है। अब उस चुनाव के पहले ये जो गोवा का घटनाक्रम हुआ है, इसका सीधा असर गुजरात पर होगा। आम आदमी पार्टी इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी को अभी खड़े होने की, अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उसको अपने अब दोगुनी ताकत लगानी होगी। तो ये दूसरा निशाना, भारत जोड़ो यात्रा को डैमेज करने, उसके मोमेंटम को डिफ्यूज करने के बाद ये दूसरा जो मकसद है बीजेपी का, वो गुजरात चुनाव है, जहां वो कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और वो नुकसान 2 तरह से होगा।
एक तो कांग्रेस के कमजोर होने के मैसेज से आम आदमी पार्टी अपने को मजबूत करेगी और दूसरे कुछ फायदा बीजेपी को भी होगा। इस घटनाक्रम का तीसरा मकसद जो है वो झारखंड की राजनीति पर असर डालना है। बिहार में जब से बीजेपी सरकार से बाहर हुई है, जेडीयू ने बीजेपी को छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल किया, तब से झारखंड का ऑपरेशन जो लोटस था, झारखंड में जो बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा था वो थम गया है। थम क्या गया है, वो लगभग डिरेल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके अपना बहुमत साबित कर दिया और कांग्रेस के भी तमाम विधायक जिनके बारे में ये चर्चा थी कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं और बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी किसी भी समय 12, 13 या 15 विधायकों को तोड़ देगी, वो सब विधायक भी अब एकजुट दिख रहे हैं। अब कोई चर्चा नहीं हो रही है झारखंड में ऑपरेशन लोटस की। तो अभी गोवा में ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके जरिए बीजेपी ने ये मैसेज बनवाया है कि वो कहीं भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है, वो कहीं भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकती है। तो ये एक नजर रखने की बात होगी अब झारखंड की राजनीति पर। झारखंड में ऑपरेशन लोटस जो थम गया था उस पर नजर रखने की बात होगी, क्योंकि गोवा के बाद जो अगला निशाना होगा वो झारखंड होगा। जो मैसेज गोवा से नहीं बना है या गोवा से जितना मैसेज बना है उससे बहुत बड़ा मैसेज झारखंड के घटनाक्रम से बनेगा। तो ये तय है कि जो मैनेजर, जो लोग गोवा में, जो लोग इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, उनका रुख अब झारखंड की तरफ होगा। झारखंड के कांग्रेस विधायकों को भी ये मैसेज हो गया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग शपथ लेते हैं और वो लोग भी चले जाते हैं जहां बीजेपी की सरकार होती है, वहां भी उसको दिक्कत नहीं होती है कांग्रेस को तोड़ने में। तो ये एक जो है, ये एक इसका मकसद है। और भी इससे और भी कुछ मकसद पूरे कर सकती है बीजेपी। जैसे उत्तराखंड में भी ये चर्चा कई दिनों से चल रही है कि जो 19 विधायक जीते हैं उनमें से कई लोग बीजेपी के संपर्क में हैं, तो वहां भी ऐसा हो सकता है कि बीजेपी इस तरह का काम करे। लेकिन ये 3 जो तात्कालिक मकसद हैं वो है भारत जोड़ो यात्रा, उसके मोमेंटम को डिफ्यूज करना, गुजरात चुनाव जहां कांग्रेस के कमजोर होने का मैसेज बनवा करके आम आदमी पार्टी को मजबूत किया जाएगा ताकि वो कांग्रेस का वोट काटे, और तीसरा झारखंड जहां ऑपरेशन लोटस थम गया था उसको फिर से एक मोमेंटम देना, फिर से उसको एक गति देना। ये 3 मकसद है। अब कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी गंभीरता से इस बारे में नहीं सोचती है, इसको इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास नहीं करती है, तो उसको कई जगह इस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसने तेलंगाना में उसको बड़ा नुकसान हुआ है, वहां टीआरएस ने उसकी पार्टी तोड़ दी, टीआरएस ने उसके कई विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया। कर्नाटक में हो चुका है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, अब गोवा में हो गया। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी अगर बीजेपी अगर कांग्रेस पार्टी अपने और उसका नेतृत्व अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं करता है, तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में और कई राज्यों में इस तरह के झटके लग सकते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।